जवाब नहीं देने पड़ेंगे तो चलवा देना गोली, 27 सामने है, जवाब आपको भी मिलेगा। कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो हो जाती है, रोटी की व्यवस्था जो करता है वो करता है किसान। और किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर किसानों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया जाए, इसलिए किसान यूनियन को ज्वाइन किया था। सबसे पहला वाकया जब प्रशासन से आपकी भिड़ंत हुई। जी, संविधान से देश चलता है, उस संविधान ने हमको तमाम शक्तियां दी हैं। आज गरीबों की शिक्षा पर डकैती क्यों हो रही है? क्योंकि जिस दिन गरीब शिक्षित हो जाएगा राजनीति खत्म हो जाएगी। सरकार सुन नहीं रही क्या? नहीं सुन रही। तो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो सचिव बने हैं वो भी तो आईएएस हैं। वो अपने आईएएस की शिकायत काहे लिए मुख्यमंत्री जी से करेंगे? समस्या तो यहाँ पे आती है ना। तो क्या आशु जी योगी जी को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। अब इतने ज्यादा संगठन, टिकट, भानु, सिंघानिया, जी, अधिकारी भी कंफ्यूज है, जनता कंफ्यूज है, किसके साथ जाएं? मैं कहना चाहता हूँ कि खेती से जिसको प्रेम है, मेहनत से जिसकी यारी है, उस अन्नदाता की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। कि जब उनके मानदेय की बात आई, उनके अपने प्रॉफिट की बात आई, तो कोई आप विपक्ष में नहीं गया, सब एक साथ होकर अपने मानदेय को बढ़ा लिए। और लोकतंत्र में जनता को राजा कहा गया। राजा आपके दरवाजे पर तिरपाल पे बैठा है, आप कुर्सी से उतर कर आइए, हमारी बात को सुनिए। आजकल किसान संगठन वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई की, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। खुला ऐलान। खुला ऐलान। जिन्हें सुन रहे थे ये आशु चौधरी हैं। समाज की एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो हो जाती है, रोटी की व्यवस्था जो करता है वो करता है किसान। किसानों की तमाम समस्याएं देश में आम हैं, चाहे उसके लिए किसानों को दिल्ली की सड़कों को बंद करना पड़ा हो या जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन करना हो। धरना प्रदर्शन की जब भी बात आती है तो उसमें सबसे पहले प्रमुखता से नाम लिया जाता है किसान यूनियन का। किसान यूनियन के हालांकि तो कई गुट हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर अगर बात करें तो एक गुट खूब ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। वो गुट है किसान यूनियन भानु। भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव आशु चौधरी, जिन्हें खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है कुंवर उदयेंद्र पटेल के नाम से, इस वक्त एशियन न्यूज़ पर हमारे मेहमान हैं। आशु जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं जी। आशु चौधरी एक समय किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते थे। जी। कहते हैं कि आशु चौधरी जब दरा बिछा देते थे तो अधिकारियों की कुर्सियां हिल जाती थी। जी। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र आपका? क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और गांव की ज़िंदगी मैंने देखी है। किसान के घर की परेशानी मुझे पता है। किसान के बच्चों की शिक्षा में क्या परेशानी आती है, किसान के घर में क्या परेशानी आती है, बाखूबी मुझे पता है। तो जब ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो है तमाम नौकरी में फॉर्म भरे और कहीं पर सफलता नहीं मिली, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं सरकारें नौकरी किस तरह से देती हैं। तो अंत में हमने यही सोचा कि जो है किसान मैं हूँ, किसान का बेटा हूँ, और किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर किसानों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए, इसलिए किसान यूनियन को ज्वाइन किया था। सबसे पहला वाकया जब प्रशासन से आपकी भिड़ंत हुई, जी, कैसे लगा कि किसान किसी से भिड़ सकता है और कुछ भी करवा सकता है? ये आज़ाद भारत देश है और हमको आज़ादी मिली है बोलने की। संविधान से देश चलता है, उस संविधान ने हमको तमाम शक्तियाँ दी हैं। उन शक्तियों को के बारे में हमने पढ़ा है, तो हमें जानकारी है। और यही लोगों को मैं जागरूक करता हूँ कि आप जो है, जैसे कोई भी अधिकारी हो या नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, उनसे खुलकर बात करिए, उनसे खुलकर जवाब सवाल करिए, जवाब लीजिए। ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जो पढ़ेगा वो जानेगा। इसीलिए हमने अपने मुद्दों में सबसे प्रमुख जो मुद्दा बनाया वो शिक्षा का है। मैं पिछले 7 साल से शिक्षा पर कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट जो है, आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। वो ब्लॉक से लेके, तहसील से लेके और मुख्यालयों तक। लखनऊ में एक सिंडिकेट है, वो शिक्षा में काम कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। धरातल तक जो शिक्षा नहीं पहुंचती। किसान नेता तो डरते नहीं, नाम ले लीजिए किसी का। जी, कुछ लोगों नाम भी ले लीजिए। किसान नेता क्या, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हावी हैं शिक्षा में, कुछ एक नाम तो होंगे आपकी जुबान पर। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसान नेता जो हैं वो अपनी बात रखते हैं।
किसानों की बात करते 78 साल लगभग आज़ादी के हो गए। आपने देखा कि किसान नेता किसानों की फसल की कीमत दिलाते दिलाते अपने महल बना लिए। कुछ किसान नेता हैं जो ईमानदारी से आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। वो चाहे किसान यूनियन हो और चाहे वो राजनीति हो, सब में 95% का वो है मार्केट है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि किसानों के तमाम संगठन बन जाने से जो किसानों की एक प्रमुख आवाज़ थी, जैसे बात किया जाए बाराबंकी का एक बहुत बड़ा नाम था मुकेश जी, दबदबा था एक जी, लखनऊ हो दिल्ली हो कहीं भी उनका नाम सुनकर सिंहासन हिल जाते थे। अब इतने ज़्यादा संगठन, टिकैत, भानु, सिंघानिया जी, अधिकारी भी कंफ्यूज है, जनता कंफ्यूज है, किसके साथ जाएं? सही कह रहे हैं। देखिए, जब संगठन एक था महात्मा टिकैत जी का, तो एक शक्ति थी और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने सरकारें तो खैर उनके आंदोलन से पहले ही हिल जाया करती थी, उनकी बात मान लिया करती थी। एक खौफ था किसान यूनियनों का। वो खौफ इसलिए था क्योंकि ये देश कहा जाता था कि ये कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है। आज लेकिन किसानों की बात महज भाषणों में होती है और चुनाव के समय होती है। इस व्यवस्था को बदलना है और देश की व्यवस्था तब बदलेगी, प्रदेश की व्यवस्था तब बदलेगी जब हमारे आखिरी पावदान तक लोग शिक्षित होंगे। आज गरीबों की शिक्षा पर डकैती क्यों हो रही है? क्योंकि जिस दिन गरीब शिक्षित हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या सरकार सुन नहीं रही है? क्या नहीं सुन रही। अभी आपने देखा, योगी जी के समर्थक हैं जी, योगी जी का समर्थन भी करते हैं, फिर कहते हैं सरकार सुन नहीं रही है आपकी। देखिए, योगी जी अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छी तरह जनता की बात सुनते हैं, लेकिन जनता उन तक नहीं पहुंचती, जनता की शिकायत उन तक नहीं पहुंचती। आज योगी जी के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह हावी है। अधिकारियों की शिकायत अधिकारी कभी नहीं सुन सकता, क्योंकि चोर चोर मौसेद भाई, एक कहावत है। अगर जनपद में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो हम शिकायत करेंगे तो कहाँ करेंगे? बहुत ज़्यादा करेंगे, डीएम साहब तक करेंगे। बट डीएम साहब उठा के अब अपनी शिकायत डीएम साहब ऊपर भेजेंगे क्या मुख्यमंत्री जी को? नहीं भेजेंगे। अगर प्रेशर में भेज भी दिया तो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो सचिव बने हैं वो भी तो आईएएस हैं, वो अपने आईएएस की शिकायत काहे के लिए मुख्यमंत्री जी से करेंगे? समस्या तो यहाँ पे आती है ना, हल कैसे निकले? तो इसलिए हमने जो है, अप्रत्यक्ष रूप से आपका कहना है कि अफसरशाही यूपी में हावी, पूरी तरह हावी है। आज अब थानों में चले जाइए, गरीब की कोई बात नहीं सुनने वाला। ब्लॉकों में, तहसीलों में गरीब की कोई बात नहीं सुनने वाला। आज भी गांधी जी आज़ादी दिला रहे हैं हमको। जेब में गांधी जी हैं तो आपको न्याय मिलेगा, जेब में गांधी जी नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और मैं किसी विचारधारा से जुड़ा हूं, मैं योगी जी को पसंद करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ली 2022 में, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमको पूछने देंगे या सब कुछ बता देंगे? नहीं, आपने जो सवाल किया कि आप योगी जी को पसंद करते हैं, अच्छे लीडर को हम क्यों नहीं पसंद करेंगे? मोदी जी पसंद है, लेकिन मोदी जी की नीतियां नहीं पसंद है। बहुत सोच के बोले। देखिए, मोदी जी, मैं आपको बता दूं कि नेता वही अच्छा होता है जो सेल्फ से सोच सके, उसके ऊपर कोई ना हो। तो क्या आशु जी योगी जी को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। लगता है किसानों को मुद्दे पे बात होगी? भाई देखिए, किसानों के मुद्दों पे आज तक किसी सरकार ने नहीं बात की। मैं योगी जी से काहे की उम्मीद करूं? किसान ने अपनी बात स्वयं रखी और पहली बार आपने देखा कि 14 महीने जब आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे चला, किसान ने ही पहली बार जो संसद भवन में बिल पास हुआ तो उसको वापस कराने का काम किसानों ने किया, जो काम विपक्ष को करना चाहिए था। अभी आपने देखा कि मैंने बाराबंकी में एक बात कही कि मैं तनुज पुनिया का घेराव करूंगा, तो कुछ लोगों ने हमारी वीडियो को जो है शेयर करना शुरू किया, उस पर जो है गंदे गंदे कमेंट किए, बीजेपी के दलाल हैं, ये फला हैं, ढमका हैं, तमाम तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए। कोई मतलब नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को मैंने उठाया, मेरा मुद्दा था RTE, राइट टू एजुकेशन, वो संसद भवन में पास हुआ था 2009 में, जिसमें कहा गया कि 25% पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी निजी विद्यालय हैं वहां पर गरीब बच्चों की शिक्षा फ्री है, 25%। तो किससे पूछेंगे भाई? हम विधायक से क्यों पूछेंगे? हम सांसद जी से सवाल करेंगे कि आपने सवाल किया, आपने संसद में मुद्दा उठाया। हालांकि तनुज पुनिया जी ने संसद भवन में कई मुद्दे उठाए, किसानों की बात की, फ्री शिक्षा की बात की, केंद्रीय विद्यालय में लगातार जो शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है उस पर बात की। मैं धन्यवाद कहता हूं, लेकिन
पत्राचार से कोई हल नहीं निकलेगा इस लोकतंत्र में। लोकतंत्र में लड़ना पड़ेगा। आप सांसद हैं, आप आवाज दीजिए बाराबंकी में, आपके साथ आपको 3-4 लाख वोट मिले थे, उसमें से 1 लाख भी आदमी आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आरटी का पालन होना शुरू हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा योगी जी के पास प्रदेश स्तर पर क्या आपकी तैयारी रहेगी आरटीई के लिए? देखिए अहम मुद्दा है। हम और पिछले अगर देखा जाए आशु जी तो अब नया शैक्षणिक सत्र आने वाला है जी, अभी से ही सोशल मीडिया पर राइट टू एजुकेशन के साथ साथ एक बड़ा अहम मुद्दा है बच्चों की फीस और बच्चों के बैग। जी, कक्षा 4 से 5 के बच्चों का जितनी हम लोग साल भर की फीस देकर पढ़ते थे तो आज उनका बस्ता पैक हो रहा है। आशु जी देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो हम आरटी की बात कर लेते हैं जी। आरटी चूंकि ये पूरे भारत देश में लागू है जी। प्रदेश में अभी एक बच्ची योगी जी के पास गई थी तो योगी जी ने पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने कहा कि स्कूल में एडमिशन। योगी जी ने संज्ञान लिया और योगी जी ने कहा कि लखनऊ राजधानी में जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो चाहे जितने वीआईपी हों वो चाहे जो भी हों, प्रत्येक विद्यालय में आरटी का कड़ाई से पालन हो। अगर पालन नहीं होता तो उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और आरटी के जियो में भी है कि अगर स्कूल जो है मानक विहीन है या मान्यता ये मतलब जो है आरटी का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए, ये कहा गया, ये प्रावधान है उसमें। बिल्कुल योगी जी ने लेकिन ये राजधानी की बात नहीं है, ये पूरे 75 जनपदों में योगी जी को कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। और जो विद्यालय आरटी का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। अब आते शिक्षा पर, लगातार आप देख रहे हैं कि स्कूल अपने मन से फीस बढ़ाते हैं, सिलेबस हर साल बदला जाएगा। अरे मैंने जिन किताबों से हाई स्कूल इंटर किया वो हमारे चाचा की किताबें थी, पहले होता था गांव में कोई बच्चा हाई स्कूल में होता था तो उसकी किताबों पर उनके जूनियर जो स्टूडेंट होते थे उनकी नजर होती थी, किताब फटने ना पाए। तो ये हम आदर करते थे, सम्मान करते थे शिक्षा का। खूब जल्दी चढ़ाई खूब जल्दी चढ़ाई थी कि फटने ना पाए, मतलब जो पढ़ रहा है उसके अलावा जिनको पढ़ना है वो भी उन किताबों की तरफ ध्यान देते थे। ये शिक्षा थी। आज की शिक्षा क्या है कि हर साल सिलेबस बदल रहा है। आप आज देख लीजिए तमाम विद्यालय हैं, मैं प्रदेश की बात करता हूं, मैं राजधानी की बात कर रहा हूं, राजधानी में सैकड़ों विद्यालय हैं, लेकिन हर विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के क्लास का सिलेबस अलग अलग है, एक ही बुक से मिलेगा। कैसे, क्यों, यह अधिकार किसने दिया? आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आप उस सूक्ति लाइन का पालन करते हैं, कहते हैं कि जब किताबें फुटपाथ पर मिलें, जूते शोरूम पर मिलें तो समझ लेना चाहिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही। कहाँ से कहाँ जा रही, आपके शब्दों में। बिल्कुल भाई, आज शिक्षा का स्तर कहाँ है आप देखिए ना। स्कूल बताएगा कि फला बुक स्टॉल पे आपकी बुक मिलेगी और वही मिलेगी उस स्कूल की बुक। शिक्षा ये है। लगातार फीस बढ़ोतरी कौन रोकेगा? आज प्राइवेट नौकरी करने वाला अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा है, डिप्रेशन में है सारे परिवार, कहां से फीस दें? डॉक्टर की फीस 500-1000 रुपए है देखने की, 2 मिनट 5 मिनट डॉक्टर समय देते हैं, 1000 रुपए 500 रुपए फीस लेते हैं, 2000 की दवा लिख देते हैं। नीचे लिखा रहता है पर्चा सिर्फ 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए पर्चा है। ये कैसी व्यवस्था? इस व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। एक समान फीस, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो वो चाहे, और सबसे बड़ी चीज शिक्षक, जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक हैं, आरटी का बहुत बड़ा एक, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक होते हैं ये बेचारे मजबूर होते हैं, तो इनके बच्चों को आरटी पे फ्री पढ़ाने के लिए 7,000-8,000 पे नौकरी पर रखा जाता था। सच्चाई है ये। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया, उनकी शिक्षकों की फीस को निर्धारित किया है कि नहीं आपको देना, लेकिन उनकी योग्यता को निर्धारित करिए, उनकी सैलरी को निर्धारित करिए। आप प्राइवेट स्कूल में क्या फीस जानी है कक्षा 1 से लेकर 8 तक वो आप निर्धारित करिए। आप सिर्फ किसान की फसल का दाम लगाओगे, किसान के खाद का रेट लगाओगे, किसान की बिजली का बिल का रेट लगाओगे, आप किसान के फल को कहां जाना है, उत्पाद को कहां बेचना है, किस रेट में बेचना है, वही रेट लगाओगे। ये गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि खेती से जिसको प्रेम है, मेहनत से जिसकी यारी है, उस अन्नदाता की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं खड़ा हूं, मैं किसान का बेटा, किसान के लिए खड़ा है। शिक्षा भी दिलाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी बात करेंगे हम सरकार से। इसीलिए विधानसभा की तैयारी कर रहे थे क्या आप? 2022 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। टिकट नहीं दिए? नहीं, टिकट नहीं दिया।
क्योंकि वो उनका लड़ जाते हैं, आप तो लड़ने वाले थे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे। क्यों? इसलिए देखिए, एक तो पार्टी, आप निर्दलीय, मैं किसान का बेटा हूं, निर्दलीय लड़ने की मेरी हैसियत नहीं है, आप जानते हैं। बड़ा पैसा खर्चा होता है क्या? हाँ भाई, लोग कहते हैं, मैंने देखा है, कुछ ऑफर? कई करोड़ों रुपए टिकट होते हैं, कहीं किसी पार्टी में तो एक मेनू कार्ड मिलता है कि इतने रैली का। पार्टी बताइए यार। भाई देखिए, पार्टी का नाम मत दिवाइए। देखिए खुले मंच पे बैठे हैं। नहीं, खुले मंच पे बैठे, मैं किसी पार्टी का नाम, लेकिन हर पार्टी में पैसा चलता है। कितना अच्छा। अब भाई, मान लीजिए अगर हमको लड़ना हो तो कितने में सेटिंग होगी? आप जाके बात करिए पार्टी से, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र में एक जो है बसपा, भाजपा, कांग्रेस और सपा, सारे विधायक बैठे थे। उन विधायकों की मानदेय बढ़ाने की बात आई तो किसी एक पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया, सब सम्मति से जो है मान गए और सबका मानदेय बढ़ा दिया गया। सब एक हो गया। ये सोचना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को कि जब उनके मानदेय की बात आई, उनके अपने प्रॉफिट की बात आई, तो कोई आप विपक्ष में नहीं गया, सब एक साथ होकर अपने मानदेय को बढ़ा लिए। कब सोचेगी जनता? कोई विपक्ष पक्ष नहीं है। ये जो राजनेता हैं, इन्होंने सिर्फ कुछ हैं। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री नहीं पैदा होंगे, वो असंभव है। ठीक है। अब चौधरी चरण सिंह नहीं पैदा होंगे, लेकिन हम आप में से किसी को निकलना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा होंगे। अच्छा, विधानसभा तो आप देखते हैं कायदे से जी, उनकी प्रतिमा पर सपा हमेशा प्रदर्शन करती है जी। चौधरी साहब क्या सोचते होंगे? जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा, किसानों के बारे में कई नीतियां लाई। हालांकि मौजूदा सरकार के बारे में एक बात कहेंगे, किसान उत्तर प्रदेश का एक तो संसाधन विहीन किसान था, सच्चाई है। हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो सरकार ने सब्सिडी पे संसाधन देने का कार्य किया है, लेकिन आज भी हमें खाद नहीं मिल रही। अभी देखा आपने खाद के लिए कितनी किल्लत है। हम अगर सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की कि हमारे उत्पाद की जो पैदावार है वो बढ़ जा रही, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। हमें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सरकार ने कभी सोचा ही नहीं हमारे बारे में। क्योंकि जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे, किसान इस देश का, प्रदेश का जिस दिन जो है अपना स्तर छोड़ के एक सीढ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, तो इनकी राजनीतिक जो भीड़ है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा लगता नहीं आशु जी कि किसान संगठन अराजनैतिक है? हाँ, लेकिन बीच बीच में जो बातें होने लगती है, फिर राजनीति की बातें होने लगी। वे आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी का जो किसान संगठन है वो आरएसएस की तरह काम करेगा और क्रांति दल के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। आपने आरएसएस का नाम लिया तो बुरा नहीं है। आरएसएस क्या करती? आरएसएस जो है गांव के उन चौराहों पर बैठती है जहां पर गांव की समस्याओं पर बात होती है। आरएसएस का एक व्यक्ति वहां पर ऐसे बैठता है जैसे उसे कोई जानता नहीं है, ना वो अपने आप को जनवाता है। उन समस्याओं को निकाल कर एक रिपोर्ट बनाकर सीएमओ पीएमओ को भेजी जाती है। आरएसएस का ये कार्य है। तो अगर हमारा संगठन आरएसएस के तर्ज पर चौराहों पर बैठकर किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की और छात्रों की समस्याओं पर बात करके और पत्राचार करके मुख्यमंत्री और पीएम साहब तक पहुंचाए, क्योंकि सरकार के लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन भी करेंगे। हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर पत्राचार पे हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम डंडा और झंडा और तिरपाल लेके सरकारी कर्मचारी के आवास के बाहर बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, तहरी भी बनवाएंगे, खिलाएंगे, उनको भी खिलाएंगे जगह के कि साहब खाना तो खा लो, आगे हम किसान हैं। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जी, और उस समय आप कोई धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपने संभवतः, जहाँ तक मुझे याद है, कि किसी मजिस्ट्रेट को कहा था कि वो आप लोगों की समस्या सुनने नहीं आ रहे थे, तो आपने कहा था कि आप, अगर हम लोगों ने संघर्ष न किया होता तो आप अंग्रेजों के वहाँ। जी जी जी, क्या था मामला? एक एसडीएम साहब थे, तो वो चूंकि जब हम लोग तहसील पे बैठे, कौन सा तहसील था? फतेहपुर तहसील थी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर एसडीएम साहब, चूंकि कुछ अधिकारी जो हमारे तहसीलों में बैठे हैं, कुछ एसडीएम साहब, कुछ अधिकारी ऐसे आ गए हैं जो उन्हें लगता है कि वो पूरे देश के माई बाप हैं, प्रथम नागरिक हैं वो। खैर, उनकी सोच अलग है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले जिस माइक से हम लोग बात कर रहे थे, हमारे लोग वहाँ पे पहुंचे थे, बात कर रहे थे, तो इंस्पेक्टर से कह के उस माइक को हटवा दिया। अच्छा, हटा दो इसको और शांतिपूर्वक, क्यों धरना दे रहे हो, काहे के लिए धरना दे रहे हो, मतलब तानाशाही रवैया। जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि माइक पहले लाइए आप,
बात करेंगे। और हमने जो आपको सूचनार्थ दिया, देखिए मैं कभी परमिशन नहीं मांगता हूँ, अच्छा, कभी परमिशन नहीं मांगता हूँ। इसीलिए इतने मुकदमे कृषि लेकर प्रधान 22 मुकदमे लिखे, गुंडा एक्ट लिखा, डीएम साहब ने फाइल देख लीजिए, वो सारे मुकदमे मैं कहता हूँ आपके चैनल पर, एक एक डेट का मुकदमा वहां किसी चौकी इंचार्ज द्वारा लिखाया गया, किसी सरकारी कर्मचारी के बाबू द्वारा लिखाया गया, उसी डेट में मेरा ज्ञापन भी मेंशन होगा। आप पढ़ लीजिए उस पर, आप देखिए उस पर। मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के पारदर्शी उत्पाद की नाप तौल हो, उसको पैसा मिले, किसान को सम्मान मिले, सारे मुद्दे थे हमारे। उन मुद्दों पर अगर हमने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या पदयात्रा निकाली तो डीएम साहब द्वारा मुकदमा लिखा गया, क्योंकि डीएम साहब की एक बड़ी चोरी मैंने पकड़ ली थी। चलिए, अच्छा उसी बात पर लौटते, फिर एसडीएम साहब से आपने क्या कहा? एसडीएम साहब जब ये रवैया उन्होंने अपनाया तो हमने कहा तानाशाही रवैया ये ठीक नहीं है। आप एसडीएम साहब हैं, लेकिन आपको ये जानकारी हो कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, और आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप हमारे लिए बैठे हो, क्योंकि आप जिस गाड़ी से आते हो, जिस घर में रहते हो, और जो फ़ोन चला रहे हो, वो हमारे टैक्स से उसका पैसा दिया जाता है, तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता को राजा कहा गया। राजा आपके दरवाजे पर तिरपाल पे बैठा है, आप कुर्सी से उतर कर आइए, हमारी बात को सुनिए। तो थोड़ा सा और वो तानाशाही रवैया दिखाया, तो हमने कहा देखिए हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को पूजने वाले लोग हैं। उन लोगों ने अपना बलिदान देके इस देश को आज़ाद किया, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। अगर उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो आज देश अंग्रेजों के हाथों में होता, और एसडीएम साहब आप जैसे अधिकारी अंग्रेजों के घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते, झाड़ू पोछा कर रहे होते। सही है, तो फिर कहाँ जाते भाई? आपका क्या रिएक्शन था? फिर वो सुने तो आए, फिर बैठे तिरपाल पे बैठे, बात सुनी, कहा कि हमने कहा भाई अगर अंग्रेज आज यहाँ होते तो ना आप एसडीएम होते, हम ना नेता होते, हम लोग उनकी गुलामी कर रहे होते। क्योंकि अंग्रेज लोग जो है पढ़े लिखों को अपने यहाँ नौकरी रखते थे, तो हम तो साहब किसान हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, आप साहब पढ़े लिखे हो, तो नौकरी पे कौन रहता वहां पर अंग्रेजों के यहाँ? क्या गलत कहा मैंने? तो हंसने लगे। हमने कहा सही है ये। अच्छा, एक विषय और भी उठता है आशु जी, इस पर आपका जवाब चाहेंगे। समाज में संगठन हो या कुछ भी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार बातें भी होती हैं, कहते हैं कि अरहरी जोंधरी का रेट नहीं पता है, सही, और किसान यूनियन के नेता बन गए। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आजकल किसान संगठन वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई, कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सरकार भी इसका पूरा फायदा उठाती है। अभी सरकार ने देखिए टिकैत साहब को कमजोर करने के लिए उनके ही संगठन के कुछ लोगों को तोड़कर एक नया संगठन खड़ा किया। फिर सरकार ये देखती है कि संगठन जो एक्टिव हो रहा है उसको कैसे कमजोर किया जाए। सरकार हमेशा अपने विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करती है, कोई भी सरकार हो। अब आप किसानों ने जब इतना बड़ा आंदोलन करके इस 3 बिल को वापस करा दिया, तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस संगठन को 2 भागों में बांटा। आज जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी हमारी इनकी बात नहीं बनी तो हम इस्तीफा दिए और हमने नया संगठन बना लिया। तो ऐसे करके लगभग 500-700 संगठन बन गए। लेकिन ये लोग जो संगठन को बना रहे हैं, जो संगठन को बना रहे हैं नितेश जी, आप एक बात का अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। आज मैं आपके चैनल से एक बात कहूंगा, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर एक वाकया ऐसा हुआ था जब राकेश टिकैत जी रोए थे। लास्ट में जब बात नहीं सुनी गई, मांगे नहीं मानी गई, और राकेश टिकैत जी के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया वहां पार्टी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, तो उनकी जान पर बात आ गई थी। तो वो भावुकता से रोए, और उनके रोने के बाद एक सैलाब आया था। उस समय भी मैं भानु संगठन में था। मैंने अपने संगठन से बगावत कर लगभग 1 दर्जन से ऊपर गाड़ियों से मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा था उनके समर्थन में। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर उस दिन राकेश टिकैत नहीं रोए होते तो जितने भी किसान संगठन बने हैं, एक किसान की बात कोई चपरासी ना सुनता। एसडीएम डीएम तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बात, सोचने की बात है। तो अभी कल देखिए उड़ीसा में एसआर टिकैत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हमने भी डाला। मैं संगठन, देखिए किसान जितने भी संगठन हैं, अगर वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। हमारा कोई, हम ना लड़ाई है ना झगड़ा है, ना हम वर्सेस की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे, किसान की लड़ाई लड़ते रहें, लड़ते रहेंगे। छात्रों की बात करेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा हूं,
तो मैं शिक्षा की बात जरूर एक किसान नेता के जीवन में कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं, क्या परेशानी आती हैं? क्योंकि अगर बात किया जाए तो ना आपको कुछ मिलता है, ना मानदेय है, ना कोई ऐसी व्यवस्था होती है। जैसे विधायक है तो विधायक का मानदेय है, अभी आपने उस पर भी चर्चा की। जी उनको सुविधाएं हैं जी। आप लोगों को सिर्फ एक सुविधा मिलती है, टोल पे फ्री मिलता है किसान सरकार को। टोल पे फ्री हमको नहीं मिलता, हम अपनी ताकत से लेते हैं टोल। कोई हमारे लिए, टोल वाले तो कहते हैं आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, विधायक के लिए है, सांसद के लिए है और सबके लिए। लेकिन अब वकील साहब लोग भी भीड़ गए हैं, कह रहे हैं हम भी नहीं, अच्छी बात है भाई। जैसे अधिवक्ता भाई अगर निकले, उनसे बदतमीजी हुई तो उन्होंने अपना एक वो उनकी एकता है, एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। तो ऐसे हम किसान संगठन, हम लोग एकत्रित हैं, सारे किसान नेता जितने की संगठन है। पर टोल नहीं देंगे, काहे का टोल, किस बात का टोल, इसका तो जवाब दे सरकार। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो वन टाइम टैक्स जमा करते हैं, वन टाइम टैक्स जमा करते हैं। हम अगर घर की चाय से लेके और खाने तक का, तेल तक का, सब पे तो हम टैक्स दे रहे हैं। फिर रोड टैक्स कहेगा भाई, ये गुंडा टैक्स कहेगा, गुंडा टैक्स किसान नहीं देगा। तो जनता के लिए भी आवाज उठाइए आप लोग, जनता भी तो रोड टैक्स दे रही है। तो जनता क्यों दे रही है? जनता कभी हमारी तो विद्रोह करवा देंगे क्या? क्यों विद्रोह करा देंगे? हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर संगठन में लोग क्यों जुड़ते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात सुनी जाएगी। तो आइए मेरे संगठन में आइए, हम आपकी बात को मजबूती से रखेंगे। अच्छा, जिस संगठन में आप फिर से आए हैं, आपकी घर वापसी हुई है जी, तमाम खटापटी चल रही थी, बीच में इधर बीच में उधर, फिर लेकिन आप किसी दूसरे, आपने कोई संगठन नहीं बनाया। क्या विश्वास था कि फिर से एक बार उसी गुट का प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर? जितने भाई हमारे संगठन बना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी चैन की एक कड़ी को तोड़ रहे हैं, बस वो एकता की कड़ी को तोड़ रहे हैं। जहां भी हैं, हमने भी गलतियां की, ऐसा नहीं है। मैं अपनी गलती को आपके कर क्या सबसे बड़ी गलती भाई? जैसे जब मैंने भानु संगठन से इस्तीफा दिया था तो कुछ मेरी गलती थी, मैं किसी के बहकावे में, या समझ लीजिए, या मति मारी गई थी, मैंने इस्तीफा दिया था। उसका मुझे उस गलती का एहसास हुआ, मैं पुनः अपनी घर वापसी किया हूँ। कहते हैं जीवन में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो सर्व समाज के सामने अपनी गलती को स्वीकार। मैं मानता हूँ, मैंने अपने जीवन में एक चीज़ माना नीतीश जी, कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो चाहे वो हमसे बहुत छोटा हो, मैं उससे भी सॉरी बोलता हूँ। बड़प्पन उसमें नहीं है, ईगो दिखाने में, बड़प्पन सॉरी बोलने में है। आंसू जी, किसानों की जब भी बात आती है, कहते हैं कि किसान पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जिसको शासन प्रशासन के साथ साथ जो ऊपरी सत्ता है उससे भी साथ नहीं मिलता है। किसान को कभी ओला पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, पूरी फसल चौपट हो जाती है। नहर विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमने नहर की सिल्ट साफ कर दी, पाट दिए, फिर वो नहर कैसे कट जाती है? वाइब्रेशन, एक नाम सुना होगा आपने, वाइब्रेशन। तो जब प्रकृति जो है जैसे ओलावृष्टि है तो अपने टाइम पर आती है, अपने टाइम पर होता है वो सब। अब उसमें नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, तो उस पर तो ईश्वर पे क्या कहना, सबसे बड़ा ईश्वर है। लेकिन नीतीश जी देखिए, सरकार को इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए ना, कि अगर असमय बारिश हो रही, ओलावृष्टि हो रही, तूफान आ रहा है, फसलें बर्बाद हो रही, तो केसीसी, एक अभी आपने सुना होगा केसीसी में किसान क्रेडिट कार्ड से एक लोन होता है, वो हमसे बिना बताए, किसान को बिना बताए उस पर इंश्योरेंस भी होता है। पूरे भारत देश में एक किसान का नाम बता दे जिसको किसान क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस से पैसा मिला हो, लाभ मिला हो, आप बताइए। जब हमने इस पर आवाज़ उठाई तो ये कहा गया कि जब एक बड़े, जैसे 100 में 70% फसल बर्बाद होगी, 70% लोगों की नहीं, मतलब वो आपकी नहीं, लोगों की, एक गांव के 70 लोगों की फसल बर्बाद होगी, तब इंश्योरेंस काम करेगा। यहाँ पर एक ऐसा इंश्योरेंस है, कैसी व्यवस्था है, इस पर कभी कोई बात नहीं। भाई हमने आपको चुना, वोट दिया है, 78 साल हो गए आज़ादी को, हम आज भी गुलाम हैं। किसान अपनी फसल का दाम नहीं लगा सकता, अपने बच्चों के फीस का रेट नहीं लगा सकता, अपनी कोई चीज, एक माचिस की तीली से लेके हवाई जहाज तक का रेट सरकार लगा रही, सब कुछ कर रही है। तो हम क्या हैं, आजाद हैं क्या? हम गुलाम हैं, आज भी गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। सिर्फ बोलने की आजादी दी गई, लेकिन तानाशाह रवैया आज हमें बोलने में नहीं देता है। अभी बाराबंकी में आपको बताया मैंने, इतने मुकदमे लिखे गए सिर्फ बोलने से। सच बोलोगे मुकदमे लिखे जाएंगे, झूठ बोलोगे वाह वाह होगी। ये कलयुग है साहब। भावुक हो रहे हैं आंसू चौधरी, कभी इस रूप में देखे नहीं जाते हैं। नहीं, भावुक नहीं हुआ मैं, भावुक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ।
ये व्यवस्थाएं हैं, लड़ना होगा इनसे। मैं लड़ रहा हूं। इतने मुकदमे लेने के बाद मुझे बाराबंकी डीएम द्वारा गुंडा बना दिया गया। बाराबंकी डीएम द्वारा मुझे जिला बदर की नोटिस भेज दी गई। मुझे मेरे जनपद से, मेरी माटी से अलग करने के लिए नोटिस भेज दी गई। कैसी व्यवस्था है? क्या करता मैं? क्योंकि मैं कानून को मानने वाला हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं, तो मैं न्याय व्यवस्था को मानता हूं, मैंने उसका पालन किया, मैं साइलेंट हुआ। किसान आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है? किसान समृद्धि आयोग, क्या मजबूरी है? चाहे आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई आंसू जी, तमाम आयोग आपने बना दिए, जातियों के नाम पर आपने सब बना दिया। लेकिन विभिन्न प्रकार की जातियों का जो एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है किसान जी, क्योंकि जहां तक मैं भी गांव के परिवेश से आता हूं, मैंने आज तक नहीं समझा कि किसान की कोई जाति, किसान की कोई बिरादरी होती जी। हम लोग जिस गांव में रहते थे जी, वो यहाँ पर पूरा यादवों का गांव था जी। मुझे बहुत समय बाद पता चला कि कौन यादव है कौन वर्मा है, नहीं तो सबको मैं नाना और मामा के नाम से जानता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ननिहाल था, हमारा गांव था। तमाम लोगों को दादा और बाबा के नाम से। तो आपको नहीं लगता है कि किसान संगठनों में भी अब जातिवादिता जबरदस्ती इंजेक्ट की जा रही ताकि उनका राजनीतिक लाभ लिया जा सके? बिल्कुल इंजेक्ट की जा रही, बिल्कुल इंजेक्ट की जा रही। कैसे तोड़ेंगे इसको, ये इस काकस को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, अब वो एक जैसे बीमारी होती है, एक बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, तो उसके लिए इंजेक्शन जो है काफ़ी संख्या में एंटीवायरस इंजेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अब जैसे मैं हूँ, आप हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे समाज में जात पात की बात ना हो, ऊंच नीच की बात ना हो, भेदभाव सब ना हो, लेकिन कुछ लोग हैं उस पर रोटी सेक रहे हैं। वो अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपसे कहा कि जब विधानसभा में सारे विधायकों के मानदेय बढ़ाने की बात थी तो किसी एक विधायक ने, वो चाहे भाई विधानसभा में तो हर समाज के विधायक बैठे हैं, हर समाज के हैं ना, एक विधायक उठकर खड़ा होता कि नहीं हमारा मानदेय मत बढ़ाइए, जवान पर, बॉर्डर पर जो जवान हमारे हैं उनका मानदेय बढ़ाइए, जो पुलिस हमारे लिए 24 घंटे ड्यूटी करती, होली त्यौहार अपने घर नहीं जाती, हमारे लिए हमारी सुरक्षा में काम करती, उनका मानदेय बढ़ाइए, जो पत्रकार। अच्छा आप बताइए नितेश जी, आपकी कितनी तनख्वाह है? कितनी तनख्वाह है आपकी? बताइए ना, बढ़वाएंगे क्या? चौथा स्तंभ है आप, कितनी तनख्वाह है? बढ़वा दीजिए। नहीं सर देख लीजिए, कुछ अगर हो सके तो कह रहे हैं बढ़वा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप चौथा स्तंभ हैं, आपकी कितनी तनख्वाह कितनी है आपकी? बिल्कुल। वो विधायक ने ये नहीं कहा कि नहीं हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, जो समाज की आवाज को हम तक पहुंचाते हैं, उनका मानदेय बढ़ा दीजिए? कोई विधायक बोला? किसी समाज का विधायक? विधायक छोड़िए, पत्रकारों के जो संगठन है वही नहीं आवाज उठाते हैं। भाई देखिए, वो यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। संगठन, अभी मैंने आपके बाराबंकी में प्रेस क्लब का मुद्दा उठाया कि पत्रकारों को बैठने की जगह तो दिया जाए। तमाम सरकारी जमीनों पर तानाशाहों का कब्जा है, आज भी कब्जा है। योगी जी कह रहे हैं कि कब्जा मुक्त जमीन, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करिए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अच्छी बात है, अपराध कम हुए हैं लेकिन और अपराध बढ़े हैं। मानते हैं अपराध कम हुए हैं। अब देखिए, जैसे जो माफिया, मतलब जो एक बिल्कुल संगठित गिरोह चलता था उस पर कुछ कमी आई? हाँ, उस पर कमी आई। जो एक माफिया तंत्र था कि जो है, कौन? अब आप अभी तो आप उनका नाम सुना, मुख्तार अंसारी जी का, अतीक, ये सब कौन थे? ये इनको राजनीति तक कौन लाया? तो माफिया जो है, जो माफिया खत्म हुए हैं वो माफिया थे। उन्होंने लोगों को मारा है, लूटा है, कब्जा किया है, तो वो माफिया थे। और राक्षस कांत तो आदि से चला आ रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात मतलब नहीं। अगर कहा जाए तो सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे उन्होंने कम किया है। देखिए, माफिया को खत्म करना ये अच्छी बात है, लेकिन जो गरीबों के साथ हो रहा है वो भी तो गलत हो रहा है। इसको भी तो देखना चाहिए कि गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग बैठिए अधिकारियों के साथ ऑफिस में। भाई अब हम लोग तो बैठ ही रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार की है कि आप जो है, आप अपने अधिकारियों से कहिए, स्ट्रिक्टली कहिए कि अगर किसी गरीब को किसी थाने पर, तहसील में, ब्लॉक में, मुख्यालय पर न्याय नहीं मिला और ये बात हम तक आ गई तो आपको डीएम से हम सीधे चपरासी बना देंगे, हम एसडीएम से चपरासी बना देंगे। अब ऐसे नियम बनाइए ना,
अभी अधिकारी सब राइट फाइट हो जाएंगे। अभी आपने सुना होगा कि कोई एसीपी तो उनको सिपाही बना दिया गया था। तो इस तरह की आप चीज़ों को आगे लेकर आइए, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। देखिए, हमारे कहने का ये मतलब है कि आप माफिया राज को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर दिया, जो गुंडे थे उनको ख़त्म कर दिया, बहन बेटियां सुरक्षित निकल पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको साधुवाद करता हूँ। लेकिन नीचे स्तर पे आज भी अपराध और क्राइम बढ़ रहा है और उस पर अंकुश नहीं लग रहा है, और जो अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो वो न्याय नहीं पा रहे हैं, बिना गांधी जी के। बिना गांधी जी, हाँ, सच्चाई है ये। मतलब अखिलेश जी सही कह रहे हैं कि अब अखिलेश जी क्या कर रहे हैं वो उनका राजनीतिक विषय, लेकिन मैं जानता हूं कि बिना गांधी जी के गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। अब गरीब कहां से गांधी जी लाएगा? अच्छा, राजनीति पर आप तंज भी बड़ा कसते हैं, राजनीति से बचते भी हैं, राजनीति का अभिलाषा भी है जी। किसान आयोग की भी बात करते हैं, सदन में किसानों के मुद्दे की बात करते हैं जी। खुलकर राजनीति में क्यों नहीं? देखिए, राजनीति बहुत अलग है। आज जो है जितने भी राजनेता हैं वो 20% जो है लोगों के बारे में भी नहीं सोचते हैं, 80% अपने बारे में सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, अपने सगे संबंधियों के बारे में सोचते हैं। कोई भी, अब एक बात बताइए, एक विधायक की तनख्वाह कितनी है? जो आने जाने का भत्ता है, फ़ोन का है, पेट्रोल डीजल जो मिलता है, सब मिला के 2 लाख के अंदर ही है सब। फिर एक विधायक 5 साल में जो है कई 100 करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है? इस पर सवाल क्यों नहीं होता? इसकी जांच क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? 5 साल में विधायक के सारे रिश्तेदार जो है फॉर्च्यूनर पे चलने लगते हैं। एक किसान अगर जो है फॉर्च्यूनर से चल दे, अच्छे कपड़े पहन ले, गाड़ी से चलने लगे तो लोगों की छाती में दर्द हो जाता है, सांप लौटने लगता है। क्यों ना चलें? ये लोग जो है किसान को किस हाल में देखना चाहते हैं? फटी धोती, फटी बनियान, फटी जांघिया में। और 78 साल आज़ादी से लगभग हो गया, हर मंच पर मैंने सुना है कि मैं किसान का बेटा हूं और मेरा किसान है, मैं किसान भगवान है, किसान अन्नदाता है। सुनते सुनते कान पक गए। उनके मुंह में कभी दर्द नहीं हुआ हमारी वाहवाही करते हुए मंचों पर, और हमारी आह नहीं खत्म हुई आज तक नहीं खत्म हुई हमारी आह। क्या रीजन है? क्योंकि हमारी बात सिर्फ भाषणों में, चुनाव के समय पेपरों पे की जाती है, हमारी बात कभी दिल से नहीं की गई। इस देश के किसान ने देश को दिल से जाना है। कोरोना काल की बात मैं करता हूं, सरकार का आंकड़ा है कि 28 करोड़ किसान खेती करना नहीं छोड़े थे, तब लोग जीवित थे। हम तो आज भी देश, हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन है? किसान से बड़ा देश प्रेम कौन है आज? ये लोग जो झूठे लोग बैठे हैं, इसलिए राजनीति से बचते हैं। राजनीति करनी है, जाना है, लेकिन गंदगी से निकल के नहीं, गंदी सोच लेकर नहीं, अच्छी सोच लेकर जाना है। बाद में दबाव नहीं पड़ेगा कि ये करो, कुछ भी करें, छोड़ देंगे, इस्तीफा दे दो, क्या मतलब है? लेके ऊपर जाएगा कोई? सिकंदर मरा था, क्या कह गया था? क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था। खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। तो गंदी राजनीति किस लिए? अपनों के लिए। फिर काहे कहते हो वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव को कुटुंबकम काहे कहते हो? ये मेरा परिवार क्यों कहते हो? देश को, प्रदेश को, जनपद को काहे लिए कहते हो? अपने परिवार में गंदी सोच, गंदी बात नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। एक मुद्दा अभी हुआ, ईरान और इजराइल वाला जो मुद्दा चल रहा है, देख रहे हैं जी, वैश्विक वार है। कई लोग इसे ट्रेड वार की तरह देख रहे हैं, कई लोग इसे तेल वार की तरह भी देख रहे हैं। कई लोग, भारत में, हाँ बोलिए, आप बोलिए। कई लोग तो सरकार पे भी निशाना साधे की जो है सब मोदी जी करा रहे हैं। अच्छा चलिए, ये सब तो मोदी हो जी जाता के यहाँ है जाने से आशु वहाँ जी। जी। लेकिन हमारे भारत की जनता में देखा जाए, खासकर जब भी कोई बात शुरू होती है तो गांव से क्यों शुरू की जाती है? जैसे ये तस्वीरें आई कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, गांव के लोगों को सबसे पहले मैसेज सर्कुलेट होता है, वो लोग करपा लेकर, क्योंकि शहर में करपा मौजूद तो होता नहीं है। शहर के लोग करपा क्या जाने, नहीं जानते। वो तो गांव के लोग जानते हैं कि करपा 10 लीटर का रखना है, 20 लीटर का रखना है, जरूरत पड़नी है, घर पे शादी ब्याह है, जी, खेती फसल के लिए है, खेती के लिए। उसके बाद एकदम से ये फिर पूरे शहर में फैल जाता है। लोग शुरू हो गए मोटरसाइकिल लेकर तेल लगवाने लेने के लिए, नमक खत्म हुआ जा रहा है, रात में सोओगे तो पत्थर के बन जाओगे, नारियल खत्म हो जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? देखिए, सही सवाल है आपका। ये देश गांव से बना है, देश गांव से बना है।
गांव में जो लोग रहते हैं बड़े भोले भाले सीधे लोग रहते हैं, और अभी जैसे मैसेज आया कि डीजल की कमी होने वाली है, तो गांव के लोग जिनको जो भाई गांव के लोग खेती करते हैं, खेती के लिए पानी की ज़रूरत है, ट्रैक्टर संसाधन में डीजल पड़ेगा, तो वो लोग अपना फटाफट करपा उनके पास व्यवस्थाएं होती, लेके टंकी पे पहुंच गए। जो लोग ये मैसेज सर्कुलेट करते हैं उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि किसान टाइम पर डीजल पा जाए, उनका इंटेंशन ये होता है कि टंकी से जो हमें लाइजनिंग आ रही है, कंपनियों से जो हमें लाइजनिंग आ रही है, उसकी भरपाई करते हैं। इसमें भी ये खेल सच है, बहुत बड़ा खेल है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए इसके बारे में। एक बात बताइए, आप 50 लीटर डीजल 50 लीटर डीजल लेने गए, आप लाइन लगी हुई है, 5 लीटर डीजल कम मिलेगा, क्या करेंगे आप? 5 लीटर डीजल कितने हुआ? 500 का हुआ। प्रति व्यक्ति 500 रुपये आप रख लीजिए, टंकी पर कितनी डीजल जाता है, और प्रति लीटर आप रख लीजिए, तो करोड़ों अरबों रुपए का खेला है एक एक दिन का भाई साहब। ये तो ये पूरा एक सोची समझी प्लानिंग है। अरे भाई, आपने कोरोना काल में देखा लोगों ने आपदा को अवसर बनाया, तो ये आपदा हमारे लिए है, डीजल कमी, हमारे खेत सूख जाएंगे, ये उनके लिए कुछ थोड़ी है, उनके लिए नहीं है जो अपनी जेब भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपनी जेब भरने के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो देखा गया कि ना मीटर कोई देख रहा ना कुछ, बस दे दो जल्दी से। लाइन लगी पड़ी है भैया, जल्दी मेरा नंबर आ जाए, नंबर के पीछे मरे। उसमें अगर 2-4 लीटर डीजल कम, भैया 50 लीटर बना रहे हैं, 5 लीटर कम डीजल, क्या करेंगे आप? हल्ला मचाएंगे, चलो ऑटो बाहर ऑटो यहाँ से। ये है व्यवस्थाएं। कई करोड़ों का वारा न्यारा हो गया, अरबों रुपए का वारा न्यारा डेली का होता है। सिलेंडर पे देख लीजिए अभी कितने का सिलेंडर है, मार्केट में कितने का ब्लैक में मिल रहा है, और ब्लैक में अभी भी मिल रहा है 3.5 से। अरे इस देश की कोई भी राजनेता, चाहे जितना बड़ा दूध का धोया, करप्शन नहीं हटा सकता देश से हमारे। वादा करता हूं मैं इस बात की, हटा के दिखा दे, चाहे जितना बड़ा हो। मतलब सुधारने जाएंगे तो सिधर जाएंगे। हाँ, सिधर जाएंगे। सही कह रहे हैं। तो लगता नहीं सुधार होगा, नहीं कभी सुधार ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या व्यवस्था चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए? वो व्यवस्थाएं हमारे देश के प्रदेश के राजनेताओं की बस की बात नहीं। लेकिन एक आंकड़े ये भी आते हैं कि अगर बहुत सख्ती कर दी जाएगी तो भारत में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। कैसे गृह युद्ध हो जाएगा भाई? क्योंकि जातियों में बांटा जा रहा है लोगों को। आप देखिए, यूजीसी बिल आया अभी, हम 4 लोग बैठकर एक जगह चाय पीते थे। आप नितेश मिश्रा जी, मैं आशु चौधरी हूँ, कोई फला है कोई फला है, 4 लोग एक अच्छे मित्र थे, दुख सुख में खड़े होते थे, पर्व त्योहार हम एक दूसरे के घर जाते थे। यूजीसी ने क्या कर दिया? बांट दिया ना। आप पक्ष की बात करते हैं, आप समर्थन की बात करते हैं, हम जो है उसके विपक्ष में जा रहे हैं, हम विपक्ष में जा रहे हैं, आप समर्थन की बात करते हैं। क्या किया इन्होंने? क्या नतीजा निकालना चाह रहे हैं? क्यों लेके आया ऐसा? सरकार ऐसा बिल लेकर ही क्यों आती है जो हमारे समाज को बंटना पड़े? वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि केंद्र की सरकार लगातार रोजगार देती है। अच्छा, एक बात बताइए नितेश जी, मैं आज एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि सवाल करने की हमारी बिल्कुल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस देश में आरक्षण को समाप्त करके अगर जो है इकोनॉमी के आधार पर आरक्षण दिया जाए तो क्या बुरा है? हम ये कह रहे हैं कि क्या कोई राजपूत गरीब नहीं होता? जी, तमाम लोग आपके विरोध में खड़े। अरे जिसको करना है विरोध करे, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं गरीब को आरक्षण की बात करता हूं। आप स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं। हम कह रहे हैं हम ओबीसी हैं, हमें, अगर मैं मजबूत हूं, मैं संपन्न हूं, तो हमको आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण उनको चाहिए जो गरीब हैं। इकोनॉमी के आधार पर, आय के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इस पर सरकार क्यों नहीं सोचती? सरकार भी तो राजनीति कर रही। क्या राजपूत गरीब नहीं होता, कि ब्राह्मण गरीब नहीं होता, कि सवर्ण समाज में जितनी जातियां आती वो गरीब नहीं होते? क्या अगर मैं कुर्मी हूं, मैं गरीब हूं, तो हमें मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो सरकार क्यों नहीं कर रही? गरीबों तब जो है, गरीब को जब आरक्षण मिलेगा तभी तो वो हमारा देश जो है विकास की तरफ जाएगा, विकसित देश बनेगा हमारा। आप बताइए। तो हर बात पर जैसे नेताओं को मैं देखता हूँ, तमाम नेता, फिर चाहे वो मंडल की राजनीति रही, चाहे जा रही, हर चीज को लेकर सामंतवाद और मनुवाद से जैसे जोड़ा जाता है। ये विषय आपने देखा होगा। बहुत देखा है जी। लेकिन आप जब इतने खुले मन से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो मैं बाबा साहेब की एक लाइन भी आपको कोट करना चाहूंगा जी।
उनका तो ये भी मानना था कि आज भी अंतिम छोर तक जो वास्तविक जरूरतमंद है उसे आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अभी आपने एक सवाल किया था कि आप राजनीति से भागते क्यों हैं, ये रीज़न है। क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं जिस समाज में रहा हूँ, उस समाज को तोड़ नहीं सकता मैं, इसीलिए थोड़ा सा राजनीति से मैं दूरी बनाकर मैं संगठन में पुनः आया हूँ कि मैं अपने घर को नहीं तोड़ सकता। ये समाज हमारे जनपद के, प्रदेश के लोग हमारे अपने परिवार के लोग हैं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। आपकी तटस्थता अच्छी है। मैंने कई मुद्दों पर आपको देखा कि आप योगी जी की सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पर घेर भी रहे हैं। क्यों नहीं घेरेंगे भाई? मैं एक बात कहता हूं नितेश जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी आपके चैनल पर देख रहे हैं, सुनेंगे हमको, अगर उनके घर का गार्जियन गलत करेगा तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो सवाल करें? अगर उनका हक नहीं बनता है या वो अपना राइट नहीं समझते हैं कि उनसे जवाब करें, कि पिताजी हों या दादाजी हों या हमारे गार्जियन हों, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारा फर्ज है उनको रोकना, उनको समझाना, उनको बताना कि नहीं ये गलत है। इसमें काहे की गलती भाई? चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर एक मीम चलता है जी कि जब कोई बारात होती है तो कुछ लोग एकदम से टेंट के पीछे जाते हैं, फिर लौट के आते हैं तो डांस करने लगते हैं। जी, आखिर उस टेंट के पीछे क्या होता है? ऐसे ही आप लोगों का, जो मैं पर्सनली आपके संगठन को नहीं कह रहा हूँ, तमाम संगठनों को हम लोगों ने देखा जी कि प्रदर्शन बहुत बड़ा चल रहा होता है, फिर एक लोगों का गुट जाता है जी, अधिकारियों के कार्यालय मिलता है, उसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। आपने कभी क्यों नहीं किया? जी देखिए, जब हमने केबिन जाते हैं, तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोगों ने किया, जब किसी अधिकारी के कार्यालय के बाहर हमने अपना तिरपाल बिछाया, मैं बैठ गया उस पर और इन मुद्दों पर मुझे बात करनी है, तो तमाम बार ऐसे हुआ कि आप 11 लोग, 5 लोग, 20 लोग आके, मतलब मुख्य लोग आकर और ऑफिस में बात कर लीजिए। तो तमाम लोग जो है, जो चाटुकारिता की राजनीति करते हैं संगठन में भी, वो जाकर बात कर लेते हैं। लेकिन हमने हमेशा, ये हमारा तिरपाल है, मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, अगर आप किसानों के सच्चे हितैषी हो और किसान के लिए यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठे हो, तो आकर तिरपाल पर बैठकर मेरी बात को सुनो। हाँ, अन्य किसी दिन आप बुलाएंगे, मैं आपके साथ कुर्सी भी बैठूंगा। अच्छा, मतलब जिस दिन प्रदर्शन कर रहे हैं उस दिन आप अधिकारियों से मिलने चैम्बर नहीं जाते हैं? हाँ। अगर चले जाएं तो फिर क्या होगा? क्यों, वहाँ क्या होता है ऑफिस में बैठकर? आप बताइए। बंद ऑफिसों में कभी गरीब का भला हुआ है क्या? भला हुआ है क्या? वहाँ दलाली होती है, वहाँ सौदे किए जाते हैं आंदोलनों के, बेचे जाते हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन। नाम तो आपका भी जोड़ा गया कई बार। वो है ना, खुद कई लोगों ने आपके लिए खूब जोड़े, आपके ऊपर मुकदमे हुए। नितेश जी देखिए, जब आप आंदोलन करोगे, धरना दोगे, अधिकारी से मिलोगे, बात करोगे, तो आरोप लगेंगे आपके ऊपर, ठीक है। 300 ट्रैक्टर लेकर निकल गए थे, आपकी पत्नी चिल्लाने लगी थी कि आशु चौधरी जेल में भेज दोगे। हाँ, तो क्या रैली रुक जाएगी? हाँ भाई, देखिए क्रांतिकारी लोग हैं, हमारा घर भी क्रांतिकारी, बच्चे भी, बीवी भी, सब क्रांतिकारी हैं। डर नहीं है कोई हमको ना मुझे मुकदमे लिखाने का कोई डर है कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे हो जाएंगे। आंदोलन के मुकदमे होंगे। मैंने कोई चोरी, कभी ना चोरी की, ना लूट किया, ना डकैती किया। 1-2 लोग थे हमारे कुछ अन्य संगठन के जिन्होंने साजिशन हमारे ऊपर 1-2 मुकदमे फर्जी लिखवाए, लूट के और कब्जे के। उनकी जांच हुई, वो खत्म हुए मुकदमे, क्योंकि मैं ना लुटेरा हूँ ना डकैत हूँ। हाँ, जैसे मैं व्यापार करता हूँ, और व्यापार करना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि संगठन चलाने के लिए आपको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी से चलने के लिए आपको डीजल चाहिए, तो हमको पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं व्यापार करता हूँ और व्यापार करके अपनी कमाई से संगठन के लिए अपने पास से पैसा खर्चा करता हूँ। तो इसमें कोई धंधा करना कोई अपराध तो है नहीं। तो तमाम तरह के आरोप लगे कि आप जो है भूमाफिया हो। हमने कहा भूमाफिया होता क्या है? किसी गरीब की जमीन पर किसी मतवाले ने कब्जा कर लिया है, मजबूत व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। सरकार के जो है बहुत लोग होते हैं जो सरकार से या विधायक के खास या सांसद जी के खास गरीब की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। मैं वहाँ मजबूती से खड़ा होकर उस गरीब को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। अगर इन लोगों की नज़रों में भूमाफिया है तो मैं भूमाफिया हूँ, मैं कहता हूँ। ये भी स्वीकार कर लेंगे भाई। अगर गरीब को न्याय दिलाना, जैसे भाई हमारे ऊपर गुंडा एक्ट का मुकदमा क्यों लिखा गया? क्योंकि मैंने गरीबों की बात की, मैंने मजदूरों की बात की, मैंने छात्रों की बात की, मैंने शिक्षकों की बात की, मैंने किसान के उत्पाद को जो है जो बिचौलिए उसमें दलाली करते थे, मैंने उस पर बात की। अगर इन सब बात
करने से हमारे ऊपर आरोप लगा मैं गुंडा हूँ, तो मैं स्वीकार करता हूँ मैं गुंडा हूँ। ऐसी गुंडाई मैं डेली करता रहूँगा, बार बार करता रहूँगा। और अगर किसी गरीब, भाई सरकार ने क्या कहा अभी कि गरीब की ज़मीन पर कोई अगर कब्जा किया है तो उसको कब्जे को हटवाया जाए, सरकारी ज़मीन पर कब्जा हटवाया जाए। तो सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा किया है, अगर सरकार कब्जा खाली करानी है तो सरकार क्या भूमाफिया हो गई? सरकार भूमाफिया है क्या? नहीं है ना। तो CSR फंड पे भी लेकर आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाँ, अब वो क्या है? अब सही सवाल आपने किया। अच्छा, अब तक सारे सवाल गलत कर रहे हैं। नहीं सही सारे सवाल। CSR एक फंड होता है, जिससे भी कहा जाता है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हमारे गांव में, हमारी ग्राम सभाओं में कार्य करती हैं, वो अपनी प्रॉफिट का 2% उस ग्राम सभा के विकास के लिए उनको खर्च करना होता है। गांव की लाइट, नाली या किसी गरीब कन्या की शादी, इस तरह के उनको सामाजिक कार्य में पैसा लगाना होता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी भी प्राइवेट कंपनी ने एक लाइट भी किसी गांव में लगाई हो। क्यों? टोल की बात की आपने, मैं टोल से ही सवाल करता हूँ, क्या % से कितना CSR तुमने आज तक खर्चा किया इस ग्राम सभा में? क्योंकि आपका टोल जहाँ पर लगा है वो भी एक ग्राम सभा में आता है। तो कहते हैं ये क्या होता है? तुमने पढ़ लिया करो पहले। आपने अगर नाली नहीं बनो तुम पैसा कह दें, आपने अगर किसी बेटी की शादी की हो तो हमसे टोल मांगो। और टोल तो हम वैसे भी नहीं देंगे क्योंकि ये गुंडा टैक्स है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस प्रदेश से गुंडाई खत्म हो गई तो ये गुंडा टैक्स हम कह देंगे। हम तो योगी जी को मानने वाले लोग हैं ना भाई। तो मतलब अगर योगी जी के समर्थक ऐसे ही निकलने लगे तो फिर टोल टैक्स तो हो गया। नहीं, क्यों नहीं, क्यों? नितिन गडकरी जी कहते हैं इफ यू वांट टू टेक द सर्विसेज यू विल हैव टू पे। नहीं, पे चाहिए तो लेकिन एक बात बताइए, ये जो रोड बन रही है ये सरकार कहाँ से बना रही है? अपने घर का फंड लगा रही है क्या? है तो हमारा टैक्स का पैसा। हमारे टैक्स का पैसा लेकर रोड बनाया जा रहा है। हम रोड टैक्स, वन टाइम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बाद फिर ये गुंडा टैक्स है, हम नहीं देंगे। हाँ, टैक्स जो टोल टैक्स होते हैं वो सही मायने में सुरक्षा की दृष्टि से बनने चाहिए, जहां पर जैसे कोई हम अपराधी भागे तो वो कैमरे में कैच हो जाए। कोई सुरक्षा के मानक है ही नहीं। आप अब रोड पर आप चले जाइए, जानवर इस पार से उस पार आ रहे हैं, डिवाइडर खत्म है रोड पे। आप अपना सिर्फ इतना ले लीजिए कि अगर हम लखनऊ में बैठे हैं और हम बात करें अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग की, ना मालूम सड़क पर कितने गड्ढे हैं, NHAI काहे का टोल ले रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले की बात है कि उसी टोल पर, उसी सड़क पर लाइटें नहीं जल रही थी। जब DM उस पर नाराज हुए, DM ने ठेकेदार को जेल भेज दिया, उसके बाद लाइट शुरू हुई है। हमने NHAI इस तरीके से हमने एक ट्वीट किया था, मैं जा रहा था अयोध्या तो घास इतनी बड़ी थी कि अगर उसके अंदर से कोई जानवर निकल आए तो आदमी जान नहीं पाता। अब हाईवे पे आदमी तो स्पीड से चलेगा ना। अभी भी आसू जी तमाम साइन बोर्ड ऐसे हैं जो पेड़ की झाड़ियों में छिपे हैं। अब इसमें अगर ये करना हो कि जितने लोग पूरा 1 साल का खाका निकाला जाए, जितने एक्सीडेंट हुए, जितने लोग मरे, उनके परिवार वाले सरकार पे मुकदमा करें, टोल कर्मी मुकदमा करें प्राइवेट कंपनी पे, हत्या का मुकदमा लिखाएं इनके ऊपर। किसकी जिम्मेवारी है? टोल तुम ले रहे हो तो जिम्मेवारी आपकी है ना, उनके घर वालों को पैसा दो। चलिए आशु जी, इस समय की बाध्यता को देखते हुए एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे जी। निश्चित ही ये चर्चा तो काफ़ी देर तक निकल सकती है क्योंकि तमाम ऐसे विषय हैं जी, और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि सिर्फ ये चर्चा यहीं समाप्त नहीं हो रही है। आपके जहन में अगर कुछ सवाल हैं तो उन सवालों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो निश्चित बात है फिर हम अगली बार फिर आपको मेहमान की तरफ बुलाएंगे और आपके सवाल होंगे, जवाब इनके होंगे। आप राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, अब एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद जी। क्या फिर से वही जोश, फिर से वही तेवर बड़े स्तर पर दिखाई पड़ेंगे? क्या तैयारी? लगभग 5 साल में संगठन से हटा रहा, तो इस 5 सालों में जो हमने सीखा है उनको जोड़कर डबल एनर्जी के साथ हम काम करेंगे। और हमारी इस बार की जो मुहिम है, जिनको वोट उनसे सवाल, जिनको वोट उनसे सवाल, मुद्दों पे जिनको वोट उनसे सवाल। पहला जो सवाल हमारा होगा जनपद, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी है, मैं बाराबंकी में माननीय सांसद जी, उसके बाद जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी जितने विधायक उनसे, उसके बाद जो हमारा मुख्य विषय शिक्षा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी हम लोग करेंगे और पूछेंगे कि आज तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो हाल है इसके जिम्मेवार कौन है। और 8-10 बिंदुओं के हमारा एक पत्र है जो वहाँ पर रखा जाएगा, उससे पहले भी दिया जाएगा। उन बिंदुओं पे हमें जवाब चाहिए और जब तक जवाब नहीं मिलेगा आवाज़ से हम लोग हटेंगे नहीं। लाठी चलवाओ, गोली चलवाओ, जेल भेज दो,
जो इच्छा है वो कर दो। बड़ा ही अलग बड़ी संख्या में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर बड़ी संख्या में बैठेंगे और चलवाओ गोली तुम्हारी। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में किसान पर गोली चलवाने से आपको राहत मिल जाएगी, जवाब नहीं देने पड़ेंगे तो चलवा देना गोली। 27 सामने है, जवाब आपको भी मिलेगा। खुला ऐलान। खुला ऐलान। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आप जिन्हें सुन रहे थे ये आशु चौधरी हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने एक बात कह दी है कि उनके पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार का घेराव करेंगे। इस विषय में, इस वार्ता में उन्होंने तमाम मुद्दों पर सरकार का पक्ष तो रखा, लेकिन वो तमाम स्थितियां भी स्पष्ट की कि जिन विषयों पर वो सरकार से समर्थन में नहीं है उसके खिलाफ खुला विद्रोह करेंगे। 2027 को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर बात कह दी है कि जिस सरकार को यदि वोट चाहिए तो सिर्फ किसान की बात सुने। इसी के साथ एक नई मुहिम की शुरुआत की है, जिससे वोट उससे सवाल। देखने वाली बात यह होगी कि वर्ष 2027 के चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन के द्वारा इस तरीके के ऐलान के बाद सरकारों का क्या कुछ रुख होगा। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।